हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं क्लास का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो भी टर्म्स मैं पढ़ा चुका हूँ उसको आगे लेकर के चलेंगे। और इसके अंदर आज की वीडियो क्लास में हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि परचेज किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परचेज। परचेज अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, नहीं सेल्स पढ़ा है। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज क्या होता है, गुड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गुड्स क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे परचेज की। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो गुड्स हम अपने बिजनेस के अंदर बेचने के लिए खरीदते हैं। सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। गुड्स को परचेज करना किस ऑब्जेक्टिव के साथ, उसको आगे रीसेल करने के लिए, आगे बेचने के लिए। या फिर कोई मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका ऑब्जेक्टिव गुड्स का रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल परचेज करना और उसको मशीनों में डाल करके मैनी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, यानी प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। और क्यों बना रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, ताकि उन फिनिश गुड्स को भी हम आगे क्या कर सकें, बेच सकें। तो रॉ मटेरियल खरीदना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, या फिर कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का काम क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना होता, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से गुड्स एज इट ऐसे ही खरीदना, फिनिश गुड्स खरीदना और आगे उसको बेच देना। तो परचेज जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को खरीदने के लिए यूज की जाती है, आगे बेचने के लिए। ठीक है। द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, जो हमने नकद खरीदा और जो उधार खरीदा, दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। करेक्ट। तो गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेज एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेजेज। तो सपोज कीजिए कि आपकी कोई गारमेंट्स की दुकान है, तो गारमेंट्स यानी कपड़े से रिलेटेड जो भी आप खरीदोगे ना, गुड्स जो भी आप माल खरीदोगे दुकान का कपड़ों से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाएगा, खरीदने को हम परचेज बोलेंगे। लेकिन उसी गारमेंट्स की दुकान पे अगर मान लो कि आपने कोई एसी लगवाया, तो क्या एसी परचेज कहलाएगी? नहीं। आपने एसी खरीदा जरूर है, खरीदने को हम इंग्लिश में परचेज तो बोलते हैं, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज जो टर्म होता है वो सिर्फ गुड्स को खरीदने के लिए यूज किया जाता है। क्या एसी हमारे बिजनेस का गुड्स है? नहीं, क्योंकि एसी तो हमने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदा है, उसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, इसलिए उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। एसी क्या है हमारे बिजनेस की? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है, मैं बता चुका हूँ फिक्स एसेट्स क्या होती है। फिक्स एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और ऐसी एसेट्स को हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के पर्पज से नहीं, बल्कि उसको लंबे समय तक यूज करने के पर्पज से। तो एसी हमारे बिजनेस का काम धंधा नहीं है खरीदना बेचना, एसी हमने बिजनेस के पर्पज़ के लिए खरीदा है। अगर हम एसी खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, हम परचेज ऑफ एसी कहेंगे। परचेज ऑफ एसी। सपोज कीजिए कि एक बिजनेसमैन ने अपने लिए एक मोटर व्हीकल खरीद रखा है जो बिजनेस पर्पज़ में यूज की जाती है। तो मोटर व्हीकल यानी मोटर गाड़ी यानी कार कोई खरीद रखी है, तो कार खरीदना क्या उस बिजनेसमैन का काम धंधा है कि कार खरीदेंगे बेचेंगे? नहीं। कार तो उन्होंने यूज करने के पर्पज से खरीद रखा है कि ताकि बिजनेसमैन उस कार को हम यूज कर सके। तो कार को खरीदना परचेज नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ कार। सिर्फ और सिर्फ परचेज टर्म किसके लिए यूज करेंगे हम? गुड्स को परचेज करने के लिए। जिस चीज का तुम्हारा काम धंधा है, जो चीज जो बिजनेस के अंदर तुम गुड्स की ट्रांजेक्शन करते हो, जो डील करते हो, जो डे टू डे में खरीदते हो, डे टू डे में बेचते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स को परचेज करना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। आप सपोज कीजिए कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, तुम कहते हो ना कि दुकान का माल आ गया, दुकान का माल आ गया, तो माल आ गया मतलब माल खरीद लिया, तो खरीदने को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, परचेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी खरीदोगे वो परचेज कहलाया जाएगा। और उसके अलावा जो भी खरीदोगे, गुड्स के अलावा जो भी और बिजनेस में खरीदोगे वो परचेज नहीं कहलाया जाएगा, वो फिक्स एसेट होगी हमारे बिजनेस की। ठीक है। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हम किसे कहते हैं? द गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो तुमने गुड्स खरीदा हुआ है बेचने के लिए, बट एनी रीजन, किसी कारण की वजह से दिस परचेज गुड्स, वो खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया गया। किसको? बायर। बायर किसने ये रिटर्न किया? ये बायर ने किया है। किसको? सप्लायर ऑफ गुड्स को। सप्लायर ऑफ गुड्स को हमने क्या नाम दिया था? क्रेडिटर। देन दिस रिटर्निंग प्रोसेस, इस रिटर्निंग प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है।
देखिए परचेज रिटर्न मतलब कि हमने कोई गुड्स खरीदा अपनी दुकान में कि हम आगे बेच सकें, लेकिन उसमें कुछ गुड्स में डिफेक्ट है जिसको हम आगे नहीं बेच पाएंगे, तो जिस सप्लायर से हमने गुड्स खरीद रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको वापसी कर देंगे। जब खरीदा हुआ माल वापसी कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो रीजन क्या होते हैं परचेज रिटर्न के, कई सारे रीजन हो सकता है, जिसमें पहला रीजन मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जितना हमने अपने सप्लायर को गुड्स का ऑर्डर दिया था कि भाई इतनी यूनिट्स इतनी क्वांटिटी हमारे पास भिजवा देना, लेकिन उसने भिजवाया तो जरूर है, लेकिन जितना ऑर्डर दिया था उससे ज़्यादा भिजवा दिया। सपोज कीजिए हमने 100 यूनिट्स के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या किया, हमको 100 यूनिट्स ना दे करके 150 यूनिट्स दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सेस सप्लाई, जरूरत से ज़्यादा सप्लाई। तो हम क्या करेंगे इतनी सारी यूनिट्स का, जब हमें रिक्वायरमेंट ही 100 यूनिट्स की है, तो हम 50 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा आ चुकी है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, उसको वापसी भिजवा देंगे या फिर अपने पास रख लेंगे। अगर भिजवा दिया तो क्या कहलाएगी वो परचेज रिटर्न, रीजन क्या कहलाएगा, एक्सेस क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने अपने सप्लायर ऑफ गुड्स, सपोज कीजिए कि हम बड़ौत में कोई बिजनेस कर रहे हैं और दिल्ली में हमने अपने सप्लायर ऑफ गुड्स को ऑर्डर दिया कि भाई आप सपोज कीजिए कि हमारा चावलों का बिजनेस है कि हम चावल बेचते हैं या गेहूं बेचते हैं, ठीक है, राशन पानी का सामान बेचते हैं, तो हमने चावल के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है, और हमने उससे सैंपल मंगवा लिया, भाई एक बार सैंपल तो दिखा दो कि चावल कैसे आपके, तो उसने सैंपल दिखाया, हमें वो सैंपल अच्छा लगा, तो उसी सैंपल के हिसाब से हमने 100 यूनिट्स यानी 100 कट्टे, चावलों के कट्टे होते हैं ना, 100 कट्टे जो 30-30 किलो के आते हैं, 30 किलोग्राम्स के आते हैं, वो मंगवा लिए, उसको हमने ऑर्डर दे दिया। और पता लगा यहाँ पे आने के बाद हमारे सारा माल गोडाउन पे आने के बाद या दुकान पे आने के बाद पता लग रहा है कि वो सैंपल के हिसाब से माल ही नहीं भेजा उसने, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट भेज दिया उसने। क्या करेंगे भाई, पैसे तो दे रहे हैं हम हाई क्वालिटी के हिसाब से, और गुड्स भेज दिया उसने हमारे पास लो क्वालिटी का, तो चीट कर रहा है वो, तो क्या करेंगे, उसको हम वापसी कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। लो क्वालिटी प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, द गुड्स इज नियर टू एक्सपायर, मतलब वो गुड्स बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट निकलने वाली है, तो सारा माल जो हम दुकान पे रखेंगे इतनी जल्दी वो बिक नहीं पाएगा, जितनी जल्दी वो एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। या फिर वो गुड्स जिसने सप्लायर ने जो हमारे पास गुड्स भेजा है वो पहले से ही क्या है, एक्सपायर है। तो इन रीजन की वजह से जब हम किसी भी कारण की वजह से हम गुड्स को वापसी कर देंगे खरीदे हुए को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, ये ध्यान रखना है, रिटर्न आउटवर्ड। तो आई होप कि तुम्हें परचेज और परचेज रिटर्न समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे इसके अंदर, सेल्स। सेल्स किसे कहते हैं, द टर्म सेल्स इज यूज्ड व्हेन द कंपनी और एंटिटी सेल्स गुड्स टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जिस चीज़ का तुमने काम धंधा किया हुआ है, जो बिजनेस तुमने मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश किया है, जिस बिजनेस को तुमने फॉर्मेशन किया है कि क्या खरीदोगे क्या बेचोगे, जो प्रोडक्ट तुम डे टू डे में डील कर रहे हो अपने कस्टमर को, जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, जिस चीज़ का तुम्हारा काम धंधा है, गुड्स को बेचना ही क्या कहलाएगा, सेल्स। गुड्स को बेचना ही क्या कहलाएगा, सेल्स। सपोज कीजिए कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदा है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, मोबाइल फ़ोन खरीदा है ताकि हम अपने कस्टमर से बात कर सकें, अपने सप्लायर से बात कर सकें। तो मोबाइल फ़ोन खरीदा है जिसकी कीमत सपोज कीजिए 50,000 रुपये की है। तो पता है मोबाइल फ़ोन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट कहलाएगा, क्योंकि एक तो लाइफ उसकी 1 साल से ज़्यादा की होती है, उसको चलाएंगे हम 1 साल से ज़्यादा। और मोबाइल फ़ोन अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, हमारा बिजनेस स्मूथली वर्क कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन लेकिन हमारे बिजनेस का गुड्स तो है नहीं, हमारा कोई काम धंधो तो है नहीं कि मोबाइल खरीदेंगे बेचेंगे, वो तो हमने यूज करने के पर्पज़ से खरीदा है, लेकिन खरीद लिया और पता लग रहा है कि 5-6 साल मोबाइल यूज़ किया और 5-6 साल के बाद उस मोबाइल को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मोबाइल को सेल करना क्या सेल्स कहलाएगा, नहीं, मोबाइल को सेल करना सेल्स नहीं कहलाएगा, वो तो सिर्फ क्या कहलाएगा, सेल ऑफ मोबाइल कहलाया जाएगा, सेल ऑफ मोबाइल, सेल्स नहीं कहलाया जाएगा। सेल्स तो सिर्फ किसके लिए कहलाया जाएगा, जो हमने गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए और उनको हमने क्या कर दिया, बेच दिया है, ठीक है। तो जिस चीज़ का हमारा काम धंधा है, उसी काम धंधे को, इसी प्रोसेस को पूरा करके जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पैसा कमाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। जैसे अब सपोज गर्मियों का सीजन चल रहा है और हमारी कूलर की दुकान है, तो हम क्या करते हैं, कूलर, घास, कूलर से रिलेटेड उसके पार्ट्स बेचते हैं। तो कूलर बेचना
और कूलर खरीदना ये हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ है। तो मेन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो अर्निंग्स हुई है, जो रेवेन्यू आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और बिजनेस की जो नॉन मेन एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है ही नहीं, और कोई दूसरी चीज़ बेच दी हमने, उससे कोई रेवेन्यू आई, तो उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे। जैसे हमारी दुकान पे फर्नीचर लगा हुआ है, तो ठीक है, फर्नीचर बहुत पुराना हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको हमने क्या कर दिया? स्क्रैप में बेच दिया। और स्क्रैप में बेच करके कुछ पैसा आ गया, 1000-2000 रुपये आ गया। तो फर्नीचर बेचा, बहुत पुराना हो चुका था, जो दीमक लग चुकी थी, ख़राब हो चुका था, वेस्ट हो चुका था, उसको भी बेच करके लकड़ी के भाव में कुछ ना कुछ पैसा आ गया। तो क्या वो हमारी सेल्स कहलाएगी? नहीं, क्योंकि फर्नीचर खरीदना बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम धंधा नहीं है, तो वो सेल्स नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, सेल्स का एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम है कंप्यूटर बनाना, ठीक है, कंप्यूटर बनाना, तो कंप्यूटर बनाना, तो कंप्यूटर बना बेच दी इन्होंने, सेल्स कंप्यूटर। और कितने कंप्यूटर बेचे मैं बताऊं? 20 यूनिट्स कंप्यूटर बेच दिए। और एक कंप्यूटर सपोज कीजिए 15,000 रुपीज़ का है। तो कंप्यूटर इनका काम धंधा है। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या है? कंप्यूटर बनाना और फिर बना करके बेचना। तो कंप्यूटर बेचना ही क्या कहलाएगी? इनकी सेल्स कहलाई जाएगी। तो सेल्स बताइए कितने रुपए की हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी, कितने यूनिट्स बेची कंप्यूटर की? 20। पर यूनिट कितने की है? 15,000। और 15,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये की क्या कहलाएगी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए? सेल्स। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि हमने कंप्यूटर खरीदा और हमारा जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का बिजनेस है, और हमने कंप्यूटर खरीदा ताकि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकें। और कंप्यूटर चलाते चलाते 10 साल हो चुके हैं, अब कंप्यूटर की वैलिडिटी ख़राब पूरी हो चुकी है, मतलब कंप्यूटर अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर आ चुके हैं और हमारी कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, जिसके चलते अब हम इस कंप्यूटर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस कंप्यूटर को हम बेच देंगे। तो हमने इस कंप्यूटर को बेच दिया। तो क्या गारमेंट्स बिजनेस के लिए कंप्यूटर बेचना सेल्स कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि गारमेंट्स बिजनेस का काम धंधा क्या है? कपड़े बेचना, कंप्यूटर बेचना नहीं। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंप्यूटर बेचना उनके लिए सेल्स है, और गारमेंट्स कंपनी के लिए कंप्यूटर बेचना सेल्स नहीं कहला जाएगा। वो क्या कहला जाएगा? सिर्फ सेल ऑफ कंप्यूटर, सेल्स नहीं, सेल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो जाएगा? गारमेंट्स कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स हो जाएगा। और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंप्यूटर क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स को बेचना ही क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। हमारे लिए तो गुड्स क्या है? गारमेंट्स के कपड़े। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किसे कह रहे हैं हम? वैन द गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेच रखा है अपने कस्टमर को, इज रिटर्न बाय द कस्टमर, इज रिटर्न बाय ए कस्टमर, और उसी कस्टमर ने ये गुड्स हमको वापसी कर दिया। क्यों कर दिया? कोई भी रीजन हो सकता है। देन, और हमने उस गुड्स को वापसी ले लिया, देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल जब दुकानदार के पास वापसी आ जाए, हमारे पास वापसी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड। इसका नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड। ये नाम फेमस है, इनको भी याद रखना है। तो 4 टर्म मैं समझा चुका हूँ, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब बात आती है एंटिटी। एक नई हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, एंटिटी। देखो सेल्स में भी आया था, द टर्म सेल्स इज यूज्ड व्हेन द कंपनी है एंटिटी। एंटिटी किसे कहते हैं इसके बारे में लिख रहे हैं हम। एंटिटी क्या होती है? तो लिखेंगे एंटिटी इज ए ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटिटी इज ए ऑर्गेनाइजेशन who performs economic activities। केवल इतनी सी बात है। एंटिटी इज ए ऑर्गेनाइजेशन हु परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग है, इंसान लोग हैं, वे सब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते ही है। ठीक है, तो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के अंदर
दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, दो तरह की एक्टिविटी, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी आर टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो इंसान करता है अपने पूरे जीवन के अंदर, जिनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, मनी अर्न करना नहीं है। वो एक्टिविटी जो इंसान करता है सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप स्कूल में गए और आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, तो ये एक्टिविटी तो है आपके द्वारा किया जा रहा है कि आप टीचर की बात सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, ये ह्यूमन एक्टिविटी तो है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो और आप जो होमवर्क कर रहे हो, क्या ये पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या आप इससे कोई पैसा कमा रहे हो ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करने से? नहीं। तो वो एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, सर्वाइव करना नहीं है, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब तुम स्कूल से आकर के अपने घर पे आए, ठीक है, घर पे आकर के तुम्हारी मम्मी ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तुमको परोसा, तुमको दिया, तो तुम्हारी मदर ने जो तुमको खाना दिया, वो जो एक्टिविटी की है उन्होंने, क्या ये प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से की है, मनी अर्निंग करने के ऑब्जेक्टिव से की है? नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम टेंपल पे जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो या मस्जिद में जाते हो, अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हो, ठीक है, मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हो, ये भी तो एक एक्टिविटी है ना। क्या ये प्रॉफिट या मनी अर्निंग ऑब्जेक्टिव से की गई कोई एक्टिविटी है? नहीं। तो वो सारी एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मनी अर्न करना नहीं है, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बस जस्ट इसका उल्टा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट या मनी अर्न करने की वजह से की जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो बदले में उससे क्या लेता है? ऑपरेशन फीस, कंसल्टेंसी फीस। तो जो फीस लेता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, तो डॉक्टर के द्वारा दी गई सर्विस क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने बेटे का चेकअप कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, कोई पैसा नहीं लेगा उससे, तो वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम ये कहना चाहते हो तुमसे कि मार्केट के अंदर जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बिजनेस हाउसेस है, जो भी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर गुड्स बना करके लोगों को बेच रही है और उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, मनी अर्न करना है, तो वे सारी की सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएंगी? एंटिटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एंटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन है एंटिटी। जैसे रिलायंस कंपनी का तो नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टिस्को का नाम सुना होगा, टिस्को का फुल फॉर्म लिख लो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है भेल, इसका फुल फॉर्म लिख लो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। एक और लिख लो सेल, इसका फुल फॉर्म। ये वे सब कंपनियां जो मार्केट के अंदर बिजनेस कर रही है और पैसा अर्न कर रही है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कोई कंपनी का नाम बताओ, जैसे आइडिया, एयरटेल, ठीक है। और कोई कंपनी का नाम बताओ, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत सारी कंपनी है, टाइटन, ठीक है, टाटा की कंपनी है टाइटन भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।